हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी गद्य पाठ योजना की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि हिंदी गद्य की पाठ योजना हम कैसे बना सकते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इस पाठ योजना में जो भी इम्पोर्टेंट सोपान है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कोई भी हम हिंदी गद्य की पाठ योजना बनाते हैं किसी भी कक्षा की, तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ें जो होती हैं वो हमें भरनी होती हैं पाठ योजना बनाने में, जो हमारा रजिस्टर होता है। जैसे कि इसमें विद्यालय का नाम हम लिखते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको समूह संख्या मिलता है तो वो लिख सकते हैं। उसके साथ ही जो जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं वो, जैसे कक्षा 10वीं, और उसका सेक्शन क्या है, वर्ग, और किस तारीख को हम पढ़ा रहे हैं, दिनांक क्या है, दिवस, विषय क्या है, हिंदी निबंध यहाँ पर लिखा है। दोस्तों, ये हिंदी निबंधात्मक पाठ है, ठीक है। तो इसकी भी पाठ योजना हम हिंदी गद्य का जो फॉर्मेट होता है उसके अनुसार ही बनाते हैं। उसके साथ ही हमारा जो कालांश यानी टाइम पीरियड कौन सा है, उसके साथ हमारी जो क्लास का टाइम है, अवधि है, वो क्या है, प्रकरण कौन सा है, जैसे इसमें हमने लिया है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। और जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो अपना नाम लिखेंगे और अपना अनुक्रमांक। दोस्तों, हिंदी गद्य की पाठ योजना बनाने में जो पहला सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्य का। इसमें कुछ सामान्य बातें या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पाठ से या विषय से संबंधित होती हैं, जैसे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें शब्द भंडार की वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में पठन, वाचन, श्रवण तथा लेखन कौशल का विकास करना। तीसरा, भाव अभिव्यक्ति की विविध शैलियों से परिचित कराना तथा अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाना। चौथा, लेखक के अनुसार भाव व पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना। उसके बाद विश्लेषणात्मक या रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद हमारा आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो थोड़ा विशेष होते हैं सामान्य से, तो उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जो भी ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो हमारे पाठ से संबंधित होने चाहिए। जैसे इसमें हमने लिए हैं, ये 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो इनमें हमने पहला उद्देश्य लिया है वो है छात्र शहनाई वाद्य यंत्र की विशेषता तथा उसके संगीत के इतिहास के विषय में जान सकेंगे। छात्र शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जान सकेंगे तथा संगीत में रुचि लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य ये अपने अपने अनुसार हम ले सकते हैं। जैसे आपको कुछ और अनुदेशनात्मक उद्देश्य लगते होंगे और हमें कुछ और, तो यहाँ पर वो अपने अनुसार भी हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हीं को ही लिखें। उसके बाद सहायक सामग्री का सोपान आता है। इसमें हम जो वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हैं, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको लिखते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट या कोई दूसरा श्याम फलक, चौक, मार्जनी, संकेतिका तथा प्रस्तुति साधन यानी पीपीटी, क्या पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकेंगे। या इसके साथ हम चार्ट और फ्लैश कार्ड भी प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद हमारा आता है सबसे मुख्य सोपान जो है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या होता है कि हम अपना जो प्रकरण आज पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित छात्रों का पूर्व ज्ञान यानी पिछला ज्ञान क्या होगा उसको अनुमान के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। जैसे सभी छात्र भारतीय वाद्य यंत्रों के विषय में सामान्य रूप से पूर्व परिचित हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम पाठ योजना शुरू ही नहीं कर सकते। कि हमारी जो पाठ योजना होती है वो प्रस्तावना से ही शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है कि हम मुख्य रूप से 3 से 5 प्रश्न लेते हैं, और जो पहला, दूसरा, तीसरा या जो भी प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी जिगजैग फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। अर्थात जो पहला प्रश्न होगा उसका जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनेगा और उससे चौथा। इस तरीके से सभी प्रश्न जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और जो भी अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा, ठीक है, या समस्यात्मक होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम समस्यात्मक प्रश्न नहीं बनाएंगे तो बच्चे ऐसे आंसर देते जाएंगे, और जब बच्चे आंसर नहीं देंगे तब हम अगले सोपान का प्रयोग करेंगे जो होगा हमारा उद्देश्य कथन। तो हम बच्चों को कहेंगे कि ठीक है बच्चों, आज हम लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित निबंधात्मक पाठ नौबत खाने में इबादत का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सोपान यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें हम जो छात्र अध्यापक होते हैं वो सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। उसके बाद आता है हमारा आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान में जो छात्र अध्यापक हैं वो विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करेंगे। जो भी हम गद्यांश लेते हैं उसको हम यहाँ पर छात्र अध्यापक
पढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगे। इसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। अशुद्धि संशोधन में छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के समय छात्रों द्वारा उच्चारित शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराएंगे। क्या होता है कि जब छात्र अनुकरण वाचन करते हैं तो कुछ शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं या गलत पढ़ देते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उस समय जो छात्र अध्यापक हैं वो उन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उनका शुद्ध उच्चारण कराएंगे। इसके बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण के सोपान में क्या होता है कि शब्दार्थ एवं वाक्यार्थ छात्र अध्यापक पठित गद्यांश में आए कठिन शब्दों, वाक्यों व मुहावरों का विभिन्न विधियों से व्याख्या करेंगे। सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखते हैं और छात्र अध्यापक जो है कुछ शब्दों का अर्थ बताएंगे और उनका वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। दोस्तों काठिन्य निवारण के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों काठिन्य निवारण के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आता है पाठ बोध प्रश्न का सोपान। इसमें भी हम 3 से 4 प्रश्न ले सकते हैं जो पाठ से संबंधित होने चाहिए। इसमें हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को पाठ कितना समझ में आ गया है। इसके बाद आता है हमारा मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे और सभी छात्र पठित गद्यांश का मौन वाचन करते हैं। फिर आता है सारांश कथन। छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसमें क्या होगा कि जो छात्र अध्यापक हैं जो भी गद्यांश है उसका सारांश बताएंगे कि इस गद्यांश से या इस पाठ से हमने क्या सीखा, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न का सोपान। इसमें भी हम 2 से 3 प्रश्न ले सकते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न ले सकते हैं, जैसे कि इसमें लिया गया वैदिक इतिहास में किसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, शहनाई का। फिर दक्षिण भारत का मंगल वाद्य कौन सा है, नागस्वरम। तो इस तरीके से भी 2 से 3 प्रश्न हम ले सकते हैं जो पाठ में आज हमने पढ़ाया है। इसके बाद आता है कक्षा कार्य का सोपान। कक्षा कार्य के सोपान में हम पाठ से संबंधित 2 से 3 प्रश्न छोटे छोटे पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें लिया कि पाठ में आए 2 गायिका बहनों के नाम बताइए। तो उसमें रसूलन बाई बतुलन बाई ये गद्यांश में नाम आया है। तो इस तरीके से भी हम छोटे छोटे कक्षा कार्य के लिए 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य के सोपान में हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। इसमें जो है कक्षा के स्तर के अनुसार 1 से 2 प्रश्न हम बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं, जैसे कि इसमें लिया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन परिचय लिख कर लाइए। अब 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर छोटी कक्षा के बच्चे हैं तो इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सभी छात्र उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य को लिखते हैं और यहाँ पर हमारी जो पाठ योजना वो समाप्त। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।